नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म मेरे यानी रोहित भामला के साथ मेरा खास प्रोग्राम बड़ी बातचीत। बात करने वाले हैं, बड़े विषय पर बातचीत करेंगे। बड़ा विषय आज है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में वक्फ से जुड़े विवादित मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ संपत्ति को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि खाली जगह देखो और कब्जा कर लो, फिर उसे वक्फी संपत्ति बता दो। उनका कहना है कि वर्तमान में यही प्रक्रिया हो रही है। आचार्य प्रमोद ने इस संदर्भ में संभल प्रशासन के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन जनहित में कार्य कर रहा है और कानून के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। उन्होंने पहली बार ऐसा देखने की बात कही है जब प्रशासन ने कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की। प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यदि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होते तो पूरे प्रदेश को वक्फ घोषित कर दिया जाता। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वक्फ से जुड़े विवादों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार को श्रेय दिया है। प्रमोद कृष्णम ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वर्क को वक्फ विवाद का मुख्य केंद्र बताते हुए उन पर तीखा कटाक्ष किया। वर्क पर बिजली चोरी के मामले में दर्ज मुकदमे को लेकर उन्होंने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद होते हुए भी उन पर बिजली चोरी करने का आरोप लगा है। आचार्य ने वर्क और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह पार्टी वक्फ संपत्तियों के मुद्दों पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के जनहित कार्यों को बाधित करने के लिए इस प्रकार की राजनीति की जा रही है। वहीं वक्फ से जुड़े विवाद के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की है और इसे प्रदेश के हित में बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में निष्पक्षता और कानून प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की है। इस पूरे बयान में आचार्य प्रमोद ने साफ किया है कि योगी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्त है और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी टिप्पणी ने वक्फ और उससे जुड़े विवादों को लेकर एक बार फिर बहस को हवा दे दी है और अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। देखिए, खाली जगह देखो, कब्जा करो और वक्फ ही बता दो। संभल का जो प्रशासन है, संभल में पुलिस प्रशासन जनहित में काम कर रहा है, कानून के मुताबिक काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून के मुताबिक काम कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो तो पूरा प्रदेश ही वक्फ हो जाएगा, पूरा प्रदेश वक्फ हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि सांसदों पे बिजली चोरी का आरोप लगा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तो ये परंपरा है, कभी टोंटी चुराने का आरोप, कभी बिजली चुराने का आरोप, कभी भैंसे चुराने का आरोप। ये तो लगता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं सपा के सांसद। यहां पर उन्होंने कहा कि पूरी जो संभल विवाद है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया कि इस पूरे विवाद के अंदर संभल प्रशासन की वो तारीफ करते हैं कि जिस तरह से उन्हें निष्पक्षता से काम किया है, यह दर्शाता है कि अब प्रशासन सख्त हो चुका है। चाहे वो किसी भी तरफ की चीजें हो, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा इस बीच उन्होंने खुलकर की है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो उत्तर प्रदेश सेफ है, वरना हर जगह वक्फ की संपत्ति होती है और प्रदेश वक्फ की संपत्ति में तब्दील कर दिया जाता। कहीं पर भी दावा करो, फिर कब्जा करो और उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर, तो यह बयान उन्होंने दिया है। और इसी के चलते यह विवाद भी शुरू हुआ, जहां पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि विवाद, ये बयान जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इससे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब इनका मंतव्य क्या है, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। और इस पूरे बयान से क्या टूल मिल रहा है, क्या राजनीतिक चीजें यहां पर सामने आ रही है या धार्मिक चीजें सामने आ रही है धर्म अधर्म में, इसको लेकर आज हम बातचीत करने वाले। मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है कि खाली जगह देखो और कब्जा कर लो, फिर वक्फ का उसे संपत्ति घोषित कर दो। संभल का प्रशासन जनहित में काम कर रहा है। वहीं योगी जी ना होते तो पूरा प्रदेश ही वक्फ हो जाएगा। तो ये इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्य है कि सांसद होकर वर्क पर बिजली चोरी करने का आरोप है। सपा की पुरानी आदत है चोरी करने की, कभी टूटी चोरी करते हैं, कभी
बिजली चोरी करते हैं तो कभी भैंस चोरी करते हैं। इनका कोई ये पहली बार नहीं है, ये उनकी आदत बन चुकी है। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि वक्फ संपत्ति घोषित करने का यह सिलसिला लगातार जो बढ़ रहा है, ये तभी समाप्त होगा जब योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो अपना एक्शन है वो जारी रखेंगे। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया। और इसी बयान के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। अब पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, लेकिन उससे पहले पैनल का इंट्रोडक्शन दे उससे पहले आपको बता दे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है। कल्कि फाउंडेशन के हम इनको सर्वे सर्वा कह सकते हैं। कल्कि फाउंडेशन 1990 में इनके द्वारा रखी गई थी। 1996 कल्कि धाम की स्थापना इन्होंने की और इसी कल्कि धाम की स्थापना के बाद 19 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने आधारशिला भी रखी कल्कि फाउंडेशन की, कल्कि धाम की, जो कि संभल में उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। और इसके बाद अगर हम इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो इनका राजनीतिक सफर हम कह सकते हैं कि कांग्रेसी रहा है, क्योंकि इन्होंने चले 18-19 वर्ष के थे तब इन्होंने एक वादा किया था राजीव गांधी को कि ये हमेशा कांग्रेसी रहेंगे, कांग्रेस के वफादार रहेंगे। और ये चला बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने ये किया, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस से नाराजगी चल रही थी। 6 साल के लिए कांग्रेस ने इनको बाहर कर दिया था, जिसके चलते इन्होंने कहा कि ये मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, ये कांग्रेस ने मुझे अपने आप से जुदा कर लिया है। जिसके बाद अब वो तारीफ करते हुए पीएम मोदी की नजर आते हैं और कभी योगी आदित्यनाथ की, जो कि कभी कभार ये कहा करते थे, उनके लिए कटाक्ष भी किया करते थे। और उन्होंने तो राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है और अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो ये बयान आज अपने आप में बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है, इनसे क्या कुछ मायने निकलते, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे में चर्चा करने से पहले, क्योंकि पैनल हमारे साथ लगभग जुड़ ही गया है, उनका स्वागत करें उससे पहले आपको बता दें कि राजनीतिक सफर के अलावा भी अगर हम आचार्य जी का सफर तय करने की बात करें या जांचने की बात करें तो आचार्य जी कव्वाली के शौकीन भी है और मुशायरों के भी शौकीन है। साथ में वो बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिसमें उनकी शेर व शायरी को खूब सराहा जाता है और खूब सराहने के साथ साथ लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बयान भी वो कभी कभार दे देते हैं जो कि विवाद का कारण बन जाते हैं। जैसे कि अब यह बयान कुछ लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, कुछ के लिए वे विवादित हो गया है। अब कौन लोग हैं जिनको यह बयान विवादित लग रहा है, यह भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आज हम इस पर चर्चा करने वाले कि आखिर जो उन्होंने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाती है अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना होते, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस बीच कल्कि फाउंडेशन के सर्वे सर्वा आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान अपने आप में बहुत अहम हो गया है। चलिए, पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है बातचीत करने के लिए। मेरे साथ इस बीच पैनल पर साध्वी गीतांबा तीर्थ जी, हिंदू गुरु हमारे साथ जुड़ चुकी है, हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ। वही मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। अली आरिफ साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। और इसी के साथ साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस खास प्रोग्राम में। धर्म अधर्म में बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा साध्वी गीतांबा तीर्थ जी आप ही से, क्योंकि साध्वी जी आप देख रहे हैं कि अभी जो बयान कल्कि फाउंडेशन के सर्वे सर्वा कहें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बयान दिया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जरूरी है और अगर योगी ना होते तो हर चीज को, हर जमीन को वक्फ का कर दिया जाता, वक्फ के हवाले कर दिया जाता, दावा करते, फिर उस पर कब्जा करते और वक्फ कर देते। क्या कुछ कहें? बिल्कुल, वो एकदम सही बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये लोग जहाँ सड़क पर भी नमाज अदा करने हैं तो वो भी वक्फ बोर्ड का हो जाता है, या अगर किसी पार्क में नमाज अदा करते हैं तो वो भी वक्फ बोर्ड का हो जाता है। तो इनके अंदर वक्फ बोर्ड बनाने का बस जबान से बनाना है, उसमें तो कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह इन लोगों का होता नहीं है। अगर होता भी तो शायद इस तरह से नहीं करते जैसे इन लोगों ने किया है।
तो इनके पास न कागज है न पत्थर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बब बोर्ड कर करके हर जगह कब्जा कर लिए हैं। तो इनका जो कब्जे वाली नीयत है वो बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि ये जहां भी बैठे वो इन्हीं का हो गया, वो बब बोर्ड का हो गया। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में भी ये लागू होना चाहिए कि ये पहले बब बोर्ड के लिए परमिशन ले सरकार से, और परमिशन लेने के बाद एक इनका रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तब ये बब बोर्ड बनाए। लेकिन इनका जबान से बब बोर्ड चलता है और जबान से ही सब कुछ ये करते हैं। तो जो उन्होंने कहा है प्रमोद कृष्णन ने, हमें लगता है कि उन्होंने सही कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है, और ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में भी जरूरत है। ठीक है साध्वी जी, आप आचार्य जी का जो उन्होंने कहा है, प्रमोद कृष्ण जी का, उनका आप समर्थन करते हैं, आप एग्री करते हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप मानते भी है ना उनको? बिल्कुल नहीं, ठीक। मानने की बात नहीं है, बात वाजिब बोलेंगे तब माना जाएगा, उनकी हर बात थोड़ी हम मान लेंगे। ठीक है। ठीक है लेकिन अली जो आरिफ साहब, वाजिब मैं बात आपका है रुख वो करना मानेंगे। चाहूंगा। ठीक है अली आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बयान प्रमोद कृष्ण ने दिया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि योगी जरूरी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तभी चीजें ठीक है, वरना तो वक्फ की जमीन घोषित कर देते और वक्फ ही वक्फ हो जाता और पूरे प्रदेश को वक्फ की जमीन घोषित कर दिया जाता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही सर। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जनाब, शायद ये शेर बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा लोगों को, क्योंकि ना ये पढ़े लिखे हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। मजबूरी है इनकी। जहां तक प्रमोद जी का के बयान का मामला है, एक अभी आप ही बता रहे थे और थोड़ा बहुत आपको भी मालूम है, काफी लंबा अरसा इनका कांग्रेस के साथ रहा है, कांग्रेस के वफादार रहे हैं, और अक्सर ये मुशायरों के स्टेज पे, सोशल स्टेज पे ये आते रहे हैं, और बीजेपी और आरएसएस के खासतौर से ये बहुत ही जबरदस्त मुखालिफ रहे हैं, विरोधी रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहे हैं। लेकिन आज चूंकि इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जहां तक मुझे मालूम है। नहीं, बीजेपी तो ज्वाइन नहीं बीजेपी की है, तो अली आरिफ साहब नहीं की। अच्छा, बहरहाल सॉरी जी। बहरहाल जिस अंदाज का इनका बयान है, या ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई लंबा ऑफर हो रहा होगा। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो वहां गया या जिसने उससे हमदर्दी जाहिर किया, उससे लगाव जाहिर किया, वो देशभक्त हो जाता है। गौरनाक काबिल गौर पहलू यह है कि प्रमोद जी एक जमाने तक कांग्रेस में रहे, और इनके मुताबिक अब जाके देश जो है सेफ हाथों में पहुंचा है, मोदी और योगी की शक्ल में या बीजेपी की शक्ल में। अभी तक देश इसके मतलब इनके बातों से जो जाहिर हो रहा है, इनके बयानों से जाहिर हो रहा है, बहुत ही अनसेफ हाथों में था, जिसमें ये भी मुलविस थे, ये भी शामिल थे। तो अगर अनसेफ हाथों में देश रहा है, देश का अहित होता रहा है, तो ये देशद्रोह के जमरे में आएगा, देशद्रोह के कैटेगरी में आएगा। तो पहले तो इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए कि अब तक इन्होंने देश से बेवफाई किया है, देश को नुकसान पहुंचाया है, देश का अनहित किया है, अहित किया है। तो इनके खिलाफ जहां तक मैं समझता हूं, देश की बात हो रही है, प्रमोद जी ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से देश जो है वो अब जाके सेफ हाथों में पहुंचा है। अभी तक देश, पूरा का पूरा देश अनसेफ था, बहुत ही गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में था, जिसमें उस टीम में ये खासतौर से शामिल थे। तो इस देश को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में मेरे भाई, इनके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा पहले होना चाहिए। अली आरिफ जी, इन्होंने लेकिन खाली उत्तर प्रदेश की जिक्र क्या है, योगी आदित्यनाथ का जिक्र क्या है? अच्छा, उत्तर प्रदेश क्या भारत में नहीं आता है क्या? भारत में आता है, लेकिन उन्होंने प्रदेश की बात की है, पूरे देश की बात नहीं की। तो अगर उत्तर प्रदेश का अगर अहित हो, तो ये इनाम के लायक है या सजा के लायक है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात की उन्होंने, जहां पर उंगली रख दिया वहां पर बोर्ड हो गया। इस तरह के बयान तो भी आचार्य होते हुए आचार्य लिखते हैं अपने को, और इस तरह के बेबुनियाद बातें, इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में अभी तक बड़े वफादार थे ये, बहुत हमदर्दियां थी इनको, तमाम मुसलमानों के स्टेजेस पे आते थे और बड़े अच्छे अच्छे
बड़े खूबसूरत बयानात इनके मुंह से निकलते थे, और आज इनको एक नई चीज नजर आ रही है। अच्छा अलियारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको मतलब ठीक क्या नहीं लग रहा, उनका ये बयान या फिर पहले जो वो मुसलमानों के लिए बोलते थे और अब जो उनके बढ़ते हुए संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री मोदी से? वो देखिए, संबंध किसी से हो, बहुत अच्छे हो, संबंध पर कोई किसी को कोई कमेंट नहीं हो सकता, किसी को इतराज नहीं होता, ना होना चाहिए, ठीक। लेकिन इस अंदाज की गुफ्तगू जिससे जनहित ना हो, जिससे देश का नुकसान हो, जिस बयान से, जिस एक्ट से, जिस कार्रवाई से, जिस फिक्र से, जिस सोच से समाज में द्वेष फैले, है, वो चीज कतई काबिल कबूल नहीं है मेरे ख्याल से। जो भी समझदार शहरी क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान है और ऐसे में हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, नाम बड़ा आपका उनसे मिलता जुलता भी है, और आप मुझे ये बताएं, क्योंकि साध्वी जी तो उनसे एग्री करती हैं, आप मुझे बताएं आप किस हद तक इस बयान से एग्री करते हैं कि योगी जी नहीं होते तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कब्जा कर लिया जाता, वक्फ की जमीन हो जाती, वक्फ घोषित कर दिया जाता? रोहित जी, बड़ी सुंदर बात कही आपने जी, क्योंकि ये सत्य है। आप दिल्ली के अंदर देखिए, चाहे वो आपका राष्ट्रपति भवन हो, उसके आसपास देखिए गोल चक्कर बना हुआ है जहां राउंड अबाउट है, उसके बीच में वो कहां से कैसे पैदा हुआ, कैसे मस्जिद बन गई, आज भी बनी हुई है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देखिए, उसके पास मस्जिद बनी हुई है। तो ये क्या रेलवे ने स्पेशल दी थी कि नहीं नहीं आप आइए बनाइए? दूसरी बात ये है कि जो शायद योगी जी की निगरानी नहीं हो, देख रेख नहीं होता, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ऐसा ही होता कि जिस तरह से हम कंडीशन देख रहे हैं, जो स्थितियां लोग देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही होता। अच्छा आचार्य जी, आप भी एग्री करते हैं उनके बयान से? मतलब आप उनको मानते हैं, रिस्पेक्टेड मानते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं, बिल्कुल सच मानते हैं उनको। इसलिए अब एक बात और मैं सुन रहा था अली साहब की, वो ये कह रहे थे कि पहले मुसलमानों की बहुत देख रेख करते थे, बहुत हमदर्द होते थे। वो सत्य है, क्योंकि वो वहां पर थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण, एक शब्द और कहा अली साहब ने कि वो आचार्य है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आचार्य है तभी वो सब देख रहे थे, और वो सनातन पद्धति को मानते हुए कि सनातन पद्धति कहती है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, तो वो सनातन को भी देख रहे थे, वो इस्लाम को भी देख रहे थे, सबको बराबर देख रहे थे। हम भी देखते हैं, आज भी देखते हैं। लेकिन आचार्य जी, रोहित जी प्लीज, रोहित जी तो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां समझा, ये समझा कि हाँ हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके हम दर्द हैं, क्योंकि फिर भी आपको वही करना पड़ा जो आप कर रहे हैं, जो आपके विचारों में है, आपके नीयत में है, आप वही कर रहे हैं कि हर जगह जहां भी अपने हाथ रखा कि है हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब है, फिर भी हमारी वक्त की जमीन है, ये हमारे आका की जमीन है। आप सोचिए कि क्या मुसलमान जब वहां से अरब से भारत आया था तो कोई जमीन वहां से लेकर आया था? यहाँ जमीन किसकी है? जमीन तो भारत की है। अच्छा आचार्य जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आचार्य जी, आप और साध्वी जी जिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, और आप रिस्पेक्टेड भी कह रहे हैं, आचार्य प्रमोद जी को साल 2018 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल किया था। और आज आप जिन बाबा से एग्री कर रहे हैं, जिनको आप सनातनी बता रहे हैं, उन्हीं बाबा ने कुछ समय पहले 2000, अगर मैं गलत नहीं 2019 में एक बयान दिया था कि मैं ठीक है मैं सभी को मानता हूं, लेकिन मेरा एक धर्म विशेष में कोई ऐसी मान्यता नहीं है, मेरी जो सनातन पद्धति है उससे एकदम लगाव इतना नहीं है, मैं अपने आप को सभी का मानता हूं। तो जो आप जो कह रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो खुद अपने मुंह से कहते हैं, वो तो अंतर स्पष्ट सामने आता है। आपको आज लग रहा है कि आपके हक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद लोग उनको फर्जी बाबा करार चुके हैं पहले। नहीं बताता हूं ना मैं, असल में वो कांग्रेसी थे उस समय, कांग्रेस का पक्ष लेकर के, क्योंकि जब क्या होता है कि जिस थाली में आप बैठ रहे हैं या तो उसमें छेद कर दीजिए और या थाली को संभालिए। तो जिस पक्ष में वो काम कर रहे थे, जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े वो थे, कहीं ना कहीं अपनी बाड़ी नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं जब पीछे से कोई पुशअप होता है जो कहलवाया जाता है, कहना पड़ता है, वो मुझे लगता है शायद वो उसकी वो बाड़ी थी। दूसरी बात यह है कि एक तरह से आचार्य होते हुए आपको देश को लेकर के, समाज को लेकर के, सभी समुदायों को लेकर चलना पड़ता, तो शायद मुझे लगता है वो भी एक उनकी नीति थी या उनकी विचारधारा थी कि नहीं, देश में जितने भी हम वर्ग हैं, सनातन से तो हम हैं ही, लेकिन जो और भी वर्ग विशेष के लोग हैं सबको भी हमें देखना है, सबको लेके चलना है। मुझे लगता है वो नीति थी, सबको लेके चलना उनकी नीति थी। लेकिन अभी मैं जब आचार्य जी अच्छा कवर अप किया आपने, लेकिन मैं अभी आप सवाल शायद अभी समझे देख लिया कि नहीं
वो नीति गलत थी, विचार कहीं ना कहीं से वो गलत था, तो नहीं, दोबारा ये कवर अप हो गया आचार्य जी। जो आप जी। पहले बयान जो दे रहे थे, रेस्पेक्टेड जो चीजें कह रहे थे, आप ही लोगों ने उनको फर्जी बाबा करार दिया। मैं मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब के पास भी जाऊंगा, फिर आपके पास वापस आता हूं। मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब, आप मुझे बताएं कि अब जो बाबा आज अभी आचार्य जी और साध्वी जी जिनको रिस्पेक्टेड और बड़ा क्लोज मान रहे हैं, जिनका रिस्पेक्टेड नहीं कर रही हूँ, नहीं, यहाँ आप गलत नहीं, हैं। एग्री मैंने तो respected नहीं तो कहा। रिस्पेक्टेड उनके इंसान जो नहीं वो उन्होंने कहा होगा, हमने नहीं कहा। उन्होंने जो शब्द कहा है, उन्होंने जो बात रखी साध्वी जी, है, आप इसलिए उस बात अब का डिसएग्री हम कर रही समर्थन क्योंकि मैंने करते कुछ हैं। फैक्ट रख उनके दिए हर जो कि विचारों का आप समर्थन हम नहीं को नहीं करते, पता होंगे शायद। क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। उनके हर विचारों का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन जो वक्फ बोर्ड वाली बात है वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ठीक है, मैं वो समझ पार्टी रहा से हूं वो निकल चीज। करके कहें, चाहे ठीक है, पार्टी मौलाना में अली जाके हुसैन कहें, कुम्मी उससे साहब हमसे से मेरा मतलब सवाल है। मौलाना जी, आप मुझे बताएं कि जो ये बयान उन्होंने दिया है, खासकर अब चलिए टॉपिक से और आगे बढ़े तो संभल प्रशासन की उन्होंने खूब तारीफ की है कि निष्पक्षता से वो काम कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां उसमें इस हद तक का काम करना ये दर्शाता है कि वहां अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर ये सब चीजें हो रही है। अब ये बयान आप आज की डेट में कैसे देखते हो? क्योंकि आप जानते होंगे आचार्य जी ने बैकड्रॉप या बैकग्राउंड में जितना भी प्रचार अपनी पार्टी के चलते बीजेपी के खिलाफ जो चीजें की है, टिकट भी लेकर चुनाव लड़े हैं 2 बार, उस पर एक बार थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि इन लोगों के बात मालूम होना चाहिए है कि योगी जी आज हैं, कल होगी, हो सकता है योगी जी कल ना रहे, दूसरी सरकार आ जाए, तीसरी सरकार आ जाए, सरकारें बदलती रहती है, कोई मसला नहीं है। आज अच्छा काम कर रहे हैं तो ये है, कल कोई और आएगा वो करेगा। मगर जहां तक वक्फ की बात है, तो वक्फ ऐसा नहीं है कि मतलब है कि हर जगह वक्फ हम लोग मान लेते हैं। वक्फ के अपने कानून कायदे हैं और गवर्नमेंट ही के मातहत होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती हो या गवर्नमेंट जो हो, उसके ही मातहत वक्फ बोर्ड चलता है, और गवर्नमेंट ही चेयरमैन बनाती है और गवर्नमेंट ही वक्फ को बनाती है। ऐसा नहीं कि कोई खुद से बन जाता है। और वक्फ जो है हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था। या कहीं से ऐसा नहीं कि हर जगह के हम कह रहे थे ये वक्फ की जमीन है, और ये वक्फ से मुसलमानों में नहीं है, बल्कि ये हिंदुओं में भी है, ये सिखों में भी है, ये ईसाइयों में भी है। हर जगह पर कोई वक्फ नहीं कहता है। जो जमीन होती है उसको वक्फ में गवर्नमेंट उसको नहीं, ऐसा नहीं है। देखा आप मैडम, बात पहले सुन लिए मेरी, हम आपकी सुन रहे थे, हम आपकी बात सुन रहे थे, आप मेरी बात सुनिए। पहले हमारी बात सुनिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। नहीं, गलत बात ना कहिए आप। हर एक का वक्फ होता है। हिंदू वक्फ भी है, सिख वक्फ भी है, ईसाई वक्फ भी है, यहूदी वक्फ भी है। ये हिंदुस्तान है, भारत है, सबके लिए, सबका है। सिर्फ यूपी का मतलब एक हिंदुस्तान ना समझिए, पूरा हिंदुस्तान के अंदर तमाम हिंदुस्तान में औकाफ भी हैं, जमीनें भी हैं, हर धर्म की हैं, हिंदुओं की भी है, मुसलमानों की भी हैं, सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है। मगर ऐसा ना कहिए कि हर जगह पे कहते हैं वक्फ है। जो वक्फ की जमीन है वो रहेगी और वो कोई हटा नहीं सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छे लोग लेके आए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे लोगों को वक्फ के अंदर शामिल करे। वो गवर्नमेंट, योगी सरकार ही बनाती है, खुद योगी जी बनाते हैं चेयरमैन, कोई और नहीं बनाता। पब्लिक नहीं चुनती, मुसलमान नहीं चुनते हैं, गवर्नमेंट बनाती है किसको चेयरमैन बनना है, किसको मुतवल्ली बनना है, किसके जिम्मे जमीन है, उसका पूरा सिस्टम है। कानून है, कानून मंत्री भी होता है, कानून मिनिस्टर होता है उसका। जो आप कह रही है कहीं कुछ नहीं है, ये आप गलत कह रही हैं, आपको नहीं मालूम इसके बारे में। साध्वी जी से मैं सवाल कर लेता हूं। साध्वी जी, आप अभी आचार्य जी का भी जो जिक्र कर रही थी, प्रमोद जी भी जो कर रहे थे, प्रमोद जी तो बहुत ठीक है, उनका वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे। आप मुझे ये बताइए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का खाली आपने बयान सुना या पहले जाना भी कि वो आखिर है क्या, और उन्होंने पूर्व में क्या क्या कहा? से जुड़े हुए नेता थे, बहुत प्राचीन बड़े पुराने नेता थे, सब कुछ था उनका। हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बयान आया है, ये पहली बार उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया है। तो अब ले दे करके हम एक चीज जानते हैं कि जो अच्छी चीज बोलते हैं उसका तो हम समर्थन करेंगे। हमें उनके व्यक्तित्व से या उनके किरदार से कोई मतलब नहीं है। जो शब्द उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला, उसका समर्थन करते हैं हम। अब वो किस पार्टी से जुड़े, ठीक ठीक। तो ये आचार्य जी, मुझे लगता है फिर इसका सवाल जो है वो आचार्य जी से होना चाहिए। इस सवाल को आचार्य जी आप मुझे बताएं, आपने कहा कि हाँ हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके पूरे जो बयान दिया उससे एग्री भी करते हैं। आचार्य जी, एक उन्हीं का मैं एक आपको शायद एक जो उन्होंने शेर पढ़ा था मैं आपको सुना दूं, शायद फिर आपके थॉट्स शायद अगर चेंज हो और कुछ आप अपना पक्ष रखना चाहे। मैं उनका एक ना आपको कुछ 4 पंक्तियां मैं लिख कर लाया, उन्हीं की है बोली हुई, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, सभी गौर फरमाइएगा। उन्होंने कहा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझकर तुम फक्त अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, अब आप बोले।
तो बिल्कुल उन्होंने भाई क्या कहा, एक शब्द है ना सर, नबी जितना तुम्हारे उतना ही हमारे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने तो एक सार्वभौमिक बात कही ना, सभी के लिए बात कही, कोई एक निजी समुदाय के लिए बात नहीं की ना, एक अपने। हाँ, शब्द जो है उर्दू का शब्द है, शायद उसे कह सकते हैं आप कि हाँ भाई वो एक विशेष समुदाय के लिए या मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए कह रहे हैं, वो बराबर सबके लिए साथ देते थे। हाँ, ये आप एक बात है कि उस समय क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पुराने नेता थे, तो सीधी सी बात है जब आदमी राजनीतिक हो जाता है, किसी जाति संप्रदाय मजहब का किसी का भी हो, जब वो राजनीतिक हो जाता है तो वो सिर्फ राजनीतिक ही बातें करता है, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं होता, उसको वोट से मतलब होता है, अपने जीतने से मतलब होता है, अपनी रोटी सेकने से मतलब होता है। सर, तो आप शायद मेरा कॉन्टेक्स्ट समझे नहीं। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है आचार्य जी के नहीं, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं सर। जिस पार्टी से जुड़े थे तो पार्टी की भाषा बोलते थे। अभी की जो परिस्थिति है, अभी वो बीजेपी में जुड़े हैं और विशेषकर संभव अभी वो जुड़े नहीं है सर, पहली बात तो वो जुड़े नहीं है, वो बयान अभी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता नहीं हूं, ना मैंने अभी सदस्यता ग्रहण की है, ना मैं बीजेपी के साथ रह रहा हूं, लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्री का समर्थक हूं, यह उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है। यह कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो शायद आप उसको धर्म से जोड़ गए। कॉन्टेक्स्ट यह है कि आज वो प्रधानमंत्री और योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जब वो मुशायरे करते थे, तब इन्हीं मुशायरों के दौरान वो सरकार को घेरते थे, प्रधानमंत्री को भी घेरते थे। उन्होंने तो कसम खाई हुई थी जीवन भर कांग्रेस का साथ देने की। आज आप जिनका समर्थन करके अपना बयान दे रहे हैं, आप एक बार जान तो लीजिए कि इतना लंबा जो उन्होंने स्पैन ऑफ पीरियड जो छोड़ा है, उसके बाद आज जब वो उनके विपरीत चीजें जब बोल रहे हैं, तो आप समझिए ना कि विश्वसनीयता कहां रह गई है। रोहित जी, आपने एक बात कही ना कि मैं उसको धर्म से जोड़ गया। भाई मैं धर्म गुरु हूँ, मैं धर्म की जानकारी रखता हूँ, राजनीतिक जानकारी नहीं रखता, क्योंकि मैं राजनीति में रहा नहीं ना, उसकी जानकारी रखता हूँ मुझे। तो मुझे जो अभी मेरे धर्म के साथ होगा, सनातन के साथ जुड़ेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। प्रमोद जी, आपका जवाब अली आरिफ साहब, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहते हैं। बिल्कुल उसी पक्ष में बात करूंगा जो मुझे समझ में आ रहा है। प्रमोद जी, आपका जवाब अली आरिफ साहब देना चाहते हैं। आलिफ जी। जनाब रोहित जी, कोई भी ऐसी बात जो देश हित में हो या जनहित में हो, वो इनके समझ में नहीं आती है और ना आएगी। जैसा कि अभी आप खुद फरमा रहे थे, काफी सवालात किया आपने, किसी भी सवाल का एक माकूल जवाब इनके पास नहीं है मेरे अजीज। अगर मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ अगर देश हित में जनहित में अगर कोई बात कहते हैं तो उनको पूरा ये घेर लेते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, वरना वो पूजनीय होते हैं, और जब वो इस्लाम को, मुझे लगता है कि जो अली आरिफ साहब है, इनको ये नहीं पता कि अभी इन्हीं के लोग क्या कह रहे हैं कि जो हमारा प्रयागराज का मेला लग रहा है, माघ का मेला, ये वक्त की जमीन है। ये पढ़ करके आए हैं क्या? बिल्कुल इनको कहाँ से पढ़ लिया इन्होंने? आचार्य जी थोड़ा सा, इनको समझ है इस चीज की। आचार्य जी ना ये संविधान मानते, ना कानून मानते, ना देश को मानते, ना देश के हित को मानते। ये ज्यादा मानते हैं क्या? ये समझ ज्यादा है आचार्य जी सच बड़ा की जमीन को इन्होंने वक्फ बोर्ड का बोल दिया था। तभी थोड़ा सा सुनने की कोशिश करेंगे। एक मौलाना कह रहा है कि जो आचार्य जी उनको सुनेंगे एक बार। अली आरिफ साहब आपको कुछ एक बार मुझे लगता है काउंटर चाहते, फिर मैं आऊंगा। अली आरिफ साहब बोलिए। जी रोहित जी, बड़ी तकलीफ हो जाती है, कुछ बोलिए नहीं साहब। बहरहाल रोहित जी, इसी सीक्वेंस में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यही रवैया अगर रहा तो ये देख लेना कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरे अजीज, एक चीज तो बहुत साफ हो गई, बहुत क्लियर हो गई कि मोदी, योगी और बीजेपी की टीम बीजेपी ने एक एहसान तो किया इस देश पर, और खास तौर से मुसलमानों पर, कि जितने भी सेकुलर चेहरे थे, जितनी भी सेकुलर पार्टियां थी, सबको बेनकाब कर दिया उन्होंने। जैसा कि अभी आचार्य प्रमोद जी को क्या बयान और उनके रवैये, उनके हालात, उनके नजरिया देखे आपने, आपके सामने है। तो ये तो एहसान किया इन्होंने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया। दूसरी चीज ये कि अगर वाकई वक्फ बोर्ड कोई ऐसी चीज है कि जो जहां पर उंगली रख देती है, जहां बैठ जाती है, जहां पेशाब कर देती है, जहां लैट्रिन कर देती है, वो सारा वक्फ बोर्ड का हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं पेश करना चाहूंगा, हालांकि उस पर अमल नहीं होगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि जहां पर इंसाफ ही ना हो, जहां पर कोई सिस्टम ना हो, वहां पर इसी तरह की बातें होती है, इसी तरह के बयान आते हैं।
अरे एक कमेटी बना ली है ना, सारे सारे मौलवियों को लेकर के, धर्मगुरुओं को लेकर के, आचार्यों को लेकर। अली आरिफ साहब, इंसाफ कहाँ नहीं होता देश में, कह रहे हैं आप? रोहित जी, मैं आपसे इतने मासूम सवाल की उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि आप एक एक चीज जान रहे हैं और उसी अंदाज में आप सवाल भी कर रहे हैं लोगों से जी। और उनका जवाब आपके सामने आ रहा है जी। एक ओवरऑल आप देखें, हाँ। ओवरऑल देखें और फिर लंबी तफसील हो जाएगी। अच्छा, फिर आप कहेंगे साहब आप सर अली आरिफ सर, मैं क्योंकि अभी आप कह भी रहे थे, अब जिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का हमने बयान अभी सुना और जितने मैंने सवाल किए, उनका एक अभी हालिया, मैं आपको अभी जब सनातन बोर्ड की जो बैठक हुई थी ना, तो उसमें उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो बीजेपी का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वहीं से आया था कि मैं बीजेपी का कोई सदस्य नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री का सहायक जरूर हूं। उन्होंने एक चीज कही थी कि जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो देश के अंदर राजनीति के माध्यम से जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान जाना है तो किराया हम दे देंगे। जी जी जी। अब वो अमृत बोलने लगे ना, वो अमृत बांट रहे हैं, इससे पहले वो जहर बोल रहे थे। और पानी पी पी के बीजेपी को और मोदी जी को, योगी जी को और तमाम बीजेपी के लोगों को ये गालियां बकते थे। वो आप चैनल पे है, वो ऑन कैमरा है, उसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं जिसको छुपाया जाए या मतलब वैसे भी मेरी आदत है कि मैं कहीं से लाइन से हट के कोई चीज नहीं बोलता हूँ। तो वो अब पूरा मीडिया ने देखा है, पूरा देश ने देखा है किस अंदाज के उसके बयानात उनके होते थे और किस अंदाज की उनकी फिक्र और सोच हुआ करती थी। बहरहाल आज कहीं से उनको कोई लंबा ऑफर आया होगा, इसलिए सोच बदल गई उनकी। सर ये जाती मफाद में, जाती मफाद में। अली आरिफ सर, जो ये बदलाव आ रहा है, ये महज आचार्य जी को आया है या फिर मौलाना रजवी साहब को भी आया है, जो कि कुछ दिनों पहले महाकुंभ पर वक्फ का दावा कर रहे थे? कुछ ही दिनों पहले उनका बयान मैंने सुना, वो तो कह रहे हैं कि जी वक्फ बहुत महाकुंभ जो है बहुत अच्छा आयोजित किया गया है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत भव्य और दिव्य है। कुछ ही दिनों पहले तो वक्फ का वो दावा कर रहे थे, आयोजनों पर सवाल उठा रहे थे। ये बदलाव कैसा है? ये योगी जी का फैक्टर है क्या? मैंने भी आपसे कहा ना कि जाती मफाद में, स्वार्थ में तमाम तरह की हदें लोग पार कर रहे हैं, चाहे वो रिजवी साहब हो, चाहे फिर आचार्य प्रमोद जी हो या XYZ कोई भी हो। सिर्फ जाती मफाद है, कोई नजरिया नहीं है। देश हित में या जनहित में बात करना, उसके बारे में फिक्र करना है। कोई जी, आदमी अगर सही रास्ते पे आएगा या सही काम करेगा तो मुझे लगता है कि हमारे आरिफ साहब को पसंद आएगा नहीं, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता ही नहीं है कि भाई आदमी सही सत्य पर चले, ईमानदारी पे चले, देश हित पर काम करे और सनातन को का सपोर्ट करे। तो कहाँ भाई भाव आएगा? उनको रात आएगा ही नहीं। तो उनको रात नहीं आएगा तो उसकी का समर्थन कहाँ करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। वो तो भाई उनको अगर वो कोई अच्छी बात करेगा तो उनको बुरा लगेगा। कह तो रहे साहब साहब। अच्छा आचार्य जी, गलत है उनके लिए। ठीक है, क्या आप समय की आपके पास कुछ पाबंदियां? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे में आचार्य प्रमोद शुक्ला जी को कुछ और पर्सनल काम से जाना पड़ा, लेकिन हम डिबेट को आगे जारी रखेंगे। साध्वी गीतांबर तीर्थ जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। साध्वी जी, आपने मेरा बयान भी सुना कि मैंने पूरा फैक्ट बताया कि कब से कब तक आचार्य जी किस हद तक, किस समय, किस हद तक, कहां चीजें बदलते हुए नजर आए, और यही बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। अब हो क्या रहा है कि उन्होंने संभल से जुड़ी हुई जो घटना है उस पर बयान देते हुए कहा कि जो वहां के प्रशासन ने किया वो बहुत प्रशंसा का कार्य है। अब संभल के अंदर क्या हुआ वो सबको पता है। वहां पर तो एक पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने गदा लेकर भी यात्रा के आगे चलने का काम किया था, उनको लेकर, हालांकि वो परेशानी में फंसे हुए। तो अब किस प्रशासन की वो तारीफ कर रहे हैं? एक वो जो अब खुद फंस गए हैं, या एक वो प्रशासन जो एक्शन ले रहे थे, वहां गोलियां भी चला रहे थे, हर चीज, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में अब आचार्य जी को आप देख रहे हैं? देखिए, हम जहां तक समझते हैं कि वो जैसा लठ वैसा मठ वाली स्थिति है, लेकिन रह गई कि प्रमोद कृष्णन जी अगर अपने समाज में जुड़ना चाहते हैं तो उनको एक मौका मिलना चाहिए, और हम लोग उनको कहेंगे कि भाई अपने बयान पर वो काबिज रहें जो उन्होंने बोला है। अभी इन्होंने कहा कि अमीर हामिद के लिए, अब्दुल हमीद के लिए इन्होंने बोला, अब्दुल कलाम के लिए इन्होंने बोला, तो इनको ये नहीं पता है कि अब्दुल कलाम को आज तक किसी हिंदू ने गाली नहीं दिया है, वीर हमीद को आज तक किसी हिंदू ने गाली दिया नहीं है। हमारे यहाँ जो जो रण क्षेत्र में उतरे हैं, जिन्होंने भारत के लिए किया है, जो भारत के रहे हैं, उन मुसलमानों को कभी हिंदुओं ने गाली नहीं दिया है और कभी किसी विवाद में उनको नहीं जोड़ा है। तो इस तरह से ये नहीं बोलना चाहिए इनको। हाँ, रह गई बात प्रमोद कृष्णन की, तो वो समय रहते बदल रहे हैं, उनका राजनीति है, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है अच्छा लगा। अब जो आपने कहा प्रशासनिक,
तो जो गदा लेकर के चले, जो इंस्पेक्टर गदा लेके चला, उसका हम भी स्वागत करते हैं। नौकरी तो आनी जानी चीज है, वो तो बात की बात है, लेकिन धर्म के लिए अगला आदमी आ गया तो उसका हम स्वागत नहीं, वो यूनिफॉर्म में अलाउड नहीं होता ना साध्वी जी, आप जवाब देंगे अली आरिफ साहब? नहीं, वो नहीं अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन एक धर्म के अली आरिफ साहब जवाब देंगे साध्वी जी आपका? अली आरिफ साहब जी रोहित जी क्या बताएं, हमारी साध्वी जी जिस अंदाज की बात कर रही हैं, और उसके बाद फिर इल्जाम हमारे ही ऊपर है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, हम कानून को नहीं मानते हैं, हम देश को नहीं मानते हैं। तमाम अराजकता कितना अब्दुल कलाम के लिए, साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी प्लीज, साध्वी जी आप बस रोहित जी बताइए इनको क्या है, मतलब हम लोग खामोशी से आपकी बात सुन रहे हैं और आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं, आप बोलिए। कुछ तो मर्यादा ख्याल रखिए आप मोहतरमा, मर्यादा का ख्याल कर रहे हैं, आप बोलिए। सम्मानित बार बार ये मत कहिए कि हम आपका नहीं, आप सम्मानित हैं, आप सम्मानित हैं साध्वी जी, तो थोड़ा अपने सम्मान का ख्याल रखिए। मोहतरमा कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे आप पहले। नहीं मोहतरमा तो आप नहीं बोलिए, हम नहीं सॉरी साहब, इस देश में रहेंगे तो इस तरह से अल्फाज अदा कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। मुद्दे पर आएंगे, आप नहीं कर सकते ना, हमें इस देश में रहना है, इसलिए नहीं कहेंगे, जो आप कहेंगे वही कह दूंगा सर। क्यों कह देंगे भाई? अभी तो आप बोल रहे हैं देश भी मेरा है, अभी आप इतना जल्दी समर्थन अभी आपके समझ में नहीं है, अभी ये चीज आपकी समझ में नहीं आएगी साध्वी जी कि मेरा है कि तेरा है, समझा दीजिए, यही चीज तो नहीं समझ पा रही हैं आप। समझ तो बीच में बोलना पड़ेगा। समझ में अगर आया होता तो नाथूराम गोडसे की पूजा ना करती आप, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा। नाथूराम गोडसे की पूजा ना हम करते हैं, ना गांधी की पूजा करते हैं, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। गोडसे की फॉलोअर है आप। गोडसे की बुराई आप गांधी की पूजा आप गांधी जी की फॉलोअर होती, आप पर निर्भर करता है। गांधी जी मेरे देवी देवता नहीं है, गोडसे मेरे देवी देवता नहीं है, हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम बाजारों में जाके गांधी जी की फोटो नहीं लगाएंगे, हमें क्या लेना देना है? आप गांधी जी को मानो चाहे मत मानो, आप गोडसे को मानो चाहे मत मानो, आप गोडसे को गाली दो चाहे गांधी को, जो हमसे कोई मतलब नहीं है भैया। मेरे यहाँ भगवान की पूजा होती है, हम भगवान की करते हैं बस। नाथूराम गोडसे माने क्या होता है हम नहीं जानते, गांधी जी माने क्या होता है हम नहीं जानते। मौलाना साहब से मैं जवाब, ठीक है मौलाना अली हुसैन कुमी साहब के पास में जाना चाहूंगा। मौलाना अली हुसैन कुमी जी, आप मुझे बताएं कि आचार्य प्रमोद मिश्रा जी समय समय पर पार्टी भी बदल रहे हैं, बयान भी बदल रहे हैं, और अब तो जो उन्होंने बयान दिया है ये तो परिस्थितियां भी बदल रहा है। और संभल के जब हम जिक्र करते हैं, संभल के अंदर तो कल्कि भगवान का अवतार होना ये दावा किया जाता है। कल्कि फाउंडेशन 1990 में उन्होंने रखी है, 1996 में कल्कि धाम की स्थापना हुई है। पीएम मोदी खुद 2024 में गए थे आधारशिला रखने उसी कल्कि धाम की, जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने रखी है। तो ऐसे में अब जो वो बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि मोदी जी के प्रभाव से, योगी जी के प्रभाव से उन पर असर पड़ रहा है, और अब पार्टी छोड़ने के बाद कुछ धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आने लगा है? देखिए, जहां तक के योगी जी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, सब उनको मान रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और ज़ाहिर प्रभाव तो पड़ता ही इंसान का है। मगर मैं समझता जो हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है, ना हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों के लिए, सबके लिए बराबर से काम हो रहा है। और अब जाहिर है कि जहाँ तक कि इनकी बात है तो इनके तो बयानात की कोई बात ही मैं नहीं करता हूँ। सैकड़ों बयान इन्हें मोदी जी के खिलाफ भी बोला है, योगी जी के खिलाफ बोला है, कांग्रेस के साथ थे ये, तो बैरबिया लोगों को हम क्या जवाब दें? पहली बात तो ये है। हमारा कहना यह है कि आप जिसकी चाहे तारीफ कीजिए, मगर देश के बंटवारे मतलब बांटने का काम न कीजिए, लोगों को बांटिए ना, आपस में सब मिल के रहें। देश की यही खूबी है, यही अच्छाई है। हम इसी देश के थे, इसी देश के हैं, इसी देश में रहेंगे, यहीं मर जाएंगे और इसी धरती में दफन हो जाएंगे। हमें ना कहीं जाना था ना जाएंगे, हमारे बुजुर्गों की जगह थी, हम यहीं रहने वाले हैं। और जहां तक कि अभी इन्होंने मैडम ने कहा था कि वक्फ की बात थी, तो वक्फ जो है हमने आपने वक्फ नहीं किया है, हमारे बुजुर्गों पुरखों के जमाने चला आ रहा है, और हुकूमत उसकी देखभाल करती, कोई पब्लिक नहीं करती है। हुकूमत क्या है, योगी जी उसके जिम्मेदार हैं, वक्फ के जिम्मेदार खुद योगी जी हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो मोदी जी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, आपस में विवाद पैदा न करके आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। वक्फ बोर्ड के अधीन है ना जी, वक्फ बोर्ड के अधीन है, तो वक्फ बोर्ड को पब्लिक का नहीं होता है, वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट का होता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, मिनिस्टर बनाती है, कानून मिनिस्टर होता है वक्फ का, चेयरमैन होते हैं वक्फ के। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट या कितनी भी, बंगाल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट ही के मातहत वक्फ रहता है, किसी पब्लिक के हाथ नहीं रहता है। अगर जमीनें वक्फ की हैं तो गवर्नमेंट जानती कौन सी जमीन वक्फ की है। तो सर, जब वक्फ को लेकर गवर्नमेंट जब प्लान लाती है या बदलाव लाती है तो उसका विरोध क्यों किया जाता है?
कोई विरोध नहीं करता है, हम तो उसका वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे प्लान लाए कि जिसके अंदर गरीबों का फायदा हो और जो लोग बेरोजगार उनका फायदा हो, अच्छी चीजें बने, वहां पर हॉस्टल बने, स्कूल बने, कॉलेजेस बने हैं, गरीबों के लिए रोजगार के लिए जगहें बनाई जाए, फैक्ट्रियां खोली जाए, कारखाने खोले जाए। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी करें, हम तो उनका वेलकम करते हैं, हम उनका साथ देते हैं। हमने आज नहीं, हम हमेशा से बात कह चले आ रहे हैं कि योगी जी जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, और जो मोदी जी पूरे भारत के लिए दुनिया में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम क्यों उनकी मुखालफत करें? भाई अच्छा आदमी जो काम कर रहा है उसके काम की तारीफ करना चाहिए, कोई भी करे अच्छे काम की तारीफ करना चाहिए। हमारा दुश्मन भी करेगा, हम उसकी भी तारीफ करेंगे। तो जमीनें जो है वकाफ की जमीनें खुद किसी ने नहीं बांटी है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें अच्छे काम करेगी, किसी को रोक टोक नहीं करना है। और चेयरमैन जो है गवर्नमेंट बनाती है, योगी जी चॉइस करते हैं किसको चेयरमैन बनना है। तो योगी जी को चाहिए कि अच्छे लोगों को चेयरमैन बनाए ना, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो। अच्छे जब गलत लोग वक्फ बोर्ड बनते हैं तो गलत काम करते हैं, जमीनें बेचेंगे, गलत तरीके से पैसा वसूलेंगे, उन पर सख्ती करना चाहिए। एक आदमी के ऊपर ना कि पूरी कौम को आप टारगेट कीजिए, पूरी कौम तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जो चेयरमैन है, जो वक्फ मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि गलत काम वक्फ की जमीनों पे ना हो। सर लेकिन जब कब्जे होते हैं, वक्फ का दावा किया जाता है, तो तब ये थोड़ी देखा जाता है कि सिया है या सुन्नी है, तब तो ये देखा जाता है वक्फ बोर्ड ने क्या, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को पकड़ो। नहीं वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड फर्क है, इसको समझ लीजिए आप। सुन्नी वक्फ यूपी के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड है और शिया वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट के हाथ में है और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि हमेशा से सदियों चला आ रहा है कि यहाँ पर कभी ये जिक्र जनता नहीं करती ना कि सिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड हो, तो वक्फ बोर्ड कहती है ना। अब जो बेवकूफ उनको नहीं मालूम है क्या किया जाए, जो अकलमंद वो जानते, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। साध्वी जी आप मतलब ये है, साध्वी जी से मैं ये पूछ लेता हूँ, साध्वी जी जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कोई ये कहता है कि सिया बोर्ड या सुन्नी बोर्ड, वक्फ बोर्ड ही तो कहते होंगे सब। जी बिल्कुल बिल्कुल, वक्फ बोर्ड बोलते हैं, न वहाँ सिया बोलते हैं न सुन्नी बोलते हैं। हाँ। और रह गई बात ये कि ये कहीं की जमीन को बोल देते हैं, फिर उसका जांच वाच होगा तो अपना सरकार समझेगी, लेकिन ये कहीं भी बोल देते हैं। अभी प्रयागराज की घटना आपने देखा है कि कुछ दिन पहले बोले हैं कि सारी प्रयागराज की जमीनें वक्फ बोर्ड की है, तो इनके जबान चलाने में कोई हर्जा नहीं है, हमेशा चलाते रहते हैं। और आज सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड बोल रहे हैं, उस समय ये लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड बोलते हैं। अब रह गई बात ये कि आपको नहीं मालूम है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ नहीं, आप तब अपनी एकता दिखाते हो ना, तब आप अपनी एकता दिखाते हो ना, सिया बोलते हो ना सुन्नी बोलते हो। और जब आपके यहाँ वो ताजिया निकलता है तब सिया सुन्नी वाली बात आती है, तब सिया लोग ताजिया निकालते हैं, सुन्नी लोग बैठे रहते हैं। और उस समय आप में कोई भी अगर जो काम सिया सुन्नियों के बीच में हुआ था, जो हसन हुसैन मारे गए थे, अगर वो आज हिंदुओं में होता तो आप लोग पता नहीं क्या किए होते। नहीं, रावण की तरह एक मनाता है, दूसरा साथ देता है। रावण को हम लोग जलाते हैं, रावण ने राम के साथ किया था, सीता के साथ किया था। आज रावण जलता नहीं जलता हिंदुस्तान में, गलत काम किया था नहीं जलता है, अच्छी बात है, जलना चाहिए, लेकिन आप उस समय तो कोई आप खिलाफत नहीं करते हैं ना। जिस समय ताजिया निकलता है वो लोग हसन हुसैन का नाम ले लेके रोते हैं, तब तो आप नहीं आते हैं कि नहीं हम लोगों ने मारा है, उनके नेताओं को हम लोगों ने खत्म किया, तब तो आप नहीं बोलते हैं, आप बिल्कुल उनका समर्थन करते हैं। और नहीं तो अगर किसी हिंदुओं ने उसको खिलाफत किया कि भाई इधर से नहीं ताजिया निकलना चाहिए, तो आप उनका साथ देते हैं। तब उस समय बोलिए कि नहीं सियाओं ने काम किया था, सिया मुसलमानों ने किया था, हमारे हसन हुसैन को सिया मुसलमानों ने मारा था, तो आप नहीं बोलते हो। जो गलत है वो गलत है, की बात आती है तब आप अली आरिफ साहब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी एक बार बयान देंगे। अली आरिफ साहब बिल्कुल दे, कोई दिक्कत नहीं। जी जी रोहित जी, तमाम मसले का हल रूल ऑफ लॉ है। जब तक देश में इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक अमन नहीं कायम हो सकता, तमाम मसाइल सामने आते रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अभी आपने इससे पहले मुझसे सवाल किया था, साहब ना इंसाफी कहाँ हो रही है। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि यहाँ तो इस हद तक ना इंसाफी हो रही है कि अदालतें पेन कागज लिए बैठी हैं कि कोई आदमी रिट लेके आए, फौरन वो सर्वे का आदेश करेंगे और उसके बाद जिला इंतजामिया, डीएम, एसएसपी बाहर खड़े भैया अपनी चीज सामने आ रही तब तो कोर्ट में लोग जा रहे हैं, शौकिया थोड़ी जा रहे हैं। बिल्कुल रोकिए प्लीज, शौकिया कोई कोर्ट में नहीं जा रहा है। रोहित जी जी क्या है तरीका भाई, तो फिर कहीं हट जाए, हम क्या करें? नहीं अपनी बात को बंद कर दें। नहीं वो सर देख लीजिए। जी जी काउंटर करिए, दिया जाना चाहिए। अरे रोहित जी कौन मना कर रहा है? काउंटर नहीं, आप गाली बकिए, लेकिन कम से कम पूरी बात सुन तो लीजिए। सभ्यता में नहीं आता ना अली साहब, मैं आपको समय देता हूं, उनको भी समय दूंगा, लेकिन सभ्यता में तो गाली गलौज नहीं आता। आप ये भाई साहब ये सभ्यता में आता है कि आप बोले और बीच में आप बोलने लगे, सभ्यता है?
अगर यही ट्रेडिशन है, यही सभ्यता है, ठीक है, फिर यही तहजीब है, तो फिर भाई हम तो खामोश हो जाते हैं, नहीं बोलेंगे आप। नहीं सर, मैंने मना नहीं किया आपको बोलने का सर, लेकिन मैं किसी को रोक भी नहीं सकता ना। अब उन्होंने काउंटर दिया था, आप कंटिन्यू करें सर, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। तो रोहित जी, बात यहाँ पर आके रुकती है कि डीएम और एसएसपी बाहर खड़े इंतजार करते रहते हैं कि साहब आप रिट लेके निकलिए और हम उसको फौरन इंप्लीमेंट करें, जबकि तमाम चीजें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सालों साल पेंडिंग है, उस पर सुनवाई तक नहीं हुई है। इवन देन बगैर किसी चार्ज को फ्रेम किए हुए 4-4 साल 6-6 साल लोग बैठे हुए हैं जेलों में, सड़ रहे, उनकी जमानत नहीं सुनी जा रही है, उनकी जमानत की अर्जी नहीं सुनी जा रही है। ये है हमारा निजामे इंसाफ, इसको कहते हैं आप निजामे इंसाफ। ठीक, दूसरी चीज, जहां पर वक्फ बोर्ड लगा रखा है, पूरा देश हमारा वक्फ बोर्ड पूरे देश पर काबिज है। ठीक, आपको एक नाम बता दूं, मिस्टर बीएन पांडे उड़ीसा स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, बड़े हिस्टोरियन थे ये, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे ये। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, तो इनको समझाइए कि पढ़े और जाने और सीखें। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और हैरत आश्चर्य जताते हुए लिखा कि मुझको तो हैरत हुई, मेरे सामने जब केस आया, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, इनको ये पानी पी के गाली बकते हैं, उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा कि औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को जमीनें वक्फ की हैं उनके भोग और खर्चा चलाने के लिए। बोलिए इनसे पढ़े आके। सर अलियारी सर, समय की समाप्ति हो गई है, लेकिन कुछ जो आपने तथ्य रखे, इन पर बहुत से तथ्य हैं, उन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। वक्फ की जमीन कौन सी है, कौन सी नहीं है। मैं मौलाना साहब से चाहूंगा एक आखिरी कमेंट, कुछ 4 पंक्तियां ऐसी वो अर्ज करें जिससे कि ये डिबेट शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। सर समय की समाप्ति है सर। एक सेकेंड हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये हमारे लिए ये मसला है। हम ठीक है, अली आरिफ साहब बोले सर। अभी जनाब कुमी साहब ने जो शेर पढ़ा, इस शेर से पहले इन्होंने ये कहा, बड़ी तारीफ की इन्होंने साहब योगी जी की और मोदी जी की। लग रहा है कहीं से लंबा ऑफर आपके पास पहुंचने वाला है कुमी साहब के लिए, खासतौर से मुबारक हो, ये ऑफर आप लोग मुबारक हो। हमारे पास कोई ऑफर नहीं आता, हमें काफी ऑफर लेना भी है। हम आपके साथ रह चुके हैं, हम उत्तर प्रदेश आपके साथ भी रहे हैं, आपसे मेरी बहुत आपकी पार्टी की, ऐसा नहीं है। आपने भी ऑफर दिया तो कुछ किया नहीं आपने। आपसे मेरी बहुत नहीं बन पाया लखनऊ के अंदर, माफ कीजिएगा आप। चलिए समय की समाप्ति है। अली आरिफ साहब, मौलाना अली हुसैन कुमी साहब, मैं फिर इस पर चर्चा करूंगा। साध्वी जी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे में आज धर्माधर्म में हमने बातचीत की, देखा है आपको कि वक्फ को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान आया, जहां पर वो कह रहे थे कि योगी जी है तो मुमकिन है, वरना हर जमीन को वक्फ का कर दिया जाता, जबरन उस पर कब्जा कर लिया जाता, फिर वक्फ की जमीन वो घोषित हो जाती। और उन्होंने संभल के प्रशासन को लेकर भी प्रशंसा की, लेकिन समय समय पर उनके बदलते हुए बयान भी बहुत कुछ बयां करते, जिसको लेकर आज हमने चर्चा भी की। धर्माधर्म में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं टीवी 100।